स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन देखेंगे पी ब्लॉक, यानी कि अपन एस ब्लॉक तो कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे पी ब्लॉक होता क्या है, किसे कहते हैं पी ब्लॉक, वो देखेंगे। देखो, पी ब्लॉक कहते हैं जिसके अंदर जब आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन करें तब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी में जाए, यानी कि पी कक्षकों के अंदर जाते हैं, उन्हें पी ब्लॉक्स कहा जाता है। ओके, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा पी ब्लॉक्स में ही जाएंगे, इसीलिए इन्हें पी ब्लॉक कहा जाता है। समझ गए? एस ब्लॉक देखा था, एस ब्लॉक के अंदर देखा था कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो एस ऑर्बिटल्स में जा रहे थे, यहाँ पी ऑर्बिटल्स में जाएंगे। ओके, पी ब्लॉक के अंदर आपको देखना है इसमें कितने आता है, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कार्बन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यानी कि अपने पास कौन सी फैमिली हो गई, 13 नंबर की हो गई, 14, 15, 16, 17, 18, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप थर्ड ए, ग्रुप फोर्थ ए, ग्रुप 5A, 6A, 7A एंड 8, ये कहा जाता है। ओके, उसे अपन शून्य फैमिली भी कहते हैं, नियोन वाले। कार्बन ए यानी कि बोरोन से स्टार्ट होते हैं पी ब्लॉक्स। बोरोन से बोरोन ग्रुप क्या हो गया, फिर कार्बन फैमिली हो गई अपने पास, नाइट्रोजन फैमिली हो गई, ऑक्सीजन फैमिली हो गई, फ्लोरीन हो गई और नियोन हो गई। होता क्या है, आलू, गाजर, ये है ये होते हैं आपके पी ब्लॉक्स, यानी कि आपके बोरोन फैमिली हो गई, कार्बन फैमिली हो गई, नाइट्रोजन फैमिली हो गई, ऑक्सीजन फैमिली हो गई, फ्लोरीन फैमिली हो गई और नियोन फैमिली हो गई, या जीरो फैमिली भी जिसे अपन कहते हैं। ओके, अब बात आती है कि ये तो अपने पास पी ब्लॉक के सदस्य हैं। पी ब्लॉक के सदस्य को तो आप जानते ही होते कौन से हैं। अब इसमें है फर्स्ट इनके करैक्टर्स देखेंगे। जैसे अपन ने एस ब्लॉक में देखा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था, परमाणु त्रिज्या देखी थी, फिर देखा था उसके आयनन एंथैल्पी देखी थी, वो भी यही सेम अपने को देखना है। इनकी बेसिक करैक्टर्स तो अपने को जानने हैं। अब पहली बात आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाह्यतम कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। ओके, जैसे और एस ब्लॉक में देख रहे थे कि उसके बाह्यतम कितने हैं, वो अपने को देखना है। अपने पास जो इसमें है, इसके अंदर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, इसमें होते हैं 4, इसमें होंगे 5, इसमें होंगे 6, 7 होंगे और ये 8 होंगे। ओके, ये होते हैं बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स। मोस्टली इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, यानी बोरोन फैमिली को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोरोन्स के हाइड्राइड्स अगर बोरोन की किसी से क्रिया करवाएं, मतलब ये हो गया कि 3 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है ये, है ना। अगर इनके
करवाई जाए किसी से क्रिया तो ये केवल 3 बॉन्ड बनाएंगे। 3 बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 6 होते हैं। यानी कि जैसे थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ मैं, DS3 है, DS3 के अंदर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल देखें तो 2 एक बॉन्ड में, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 हो गए। 6 हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट थोड़ी हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी स्पीसीज का अष्टक कंप्लीट नहीं होता है उसे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहा जाता है। तो बोरोन फैमिली अपनी क्या बनाती है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों का निर्माण करती है। ओके, अगर या तो ये अगर सिंगल यानी कि आपके मोनोमर के रूप में रह रही है, यानी कि एकलक के रूप में रह रही है, तो वो केवल क्या करेगी? आपके 6 यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का काम करेगी। जैसे इसे डाइमर बना देंगे, जैसे BH3 है, BH3 का दूसरे BH3 के साथ क्रिया करेगा ये, तो क्या बन जाएगा? आपके B2S6 बनेगा। जो B2S6 है वो क्या है? डाइमर है, यानी कि आपके द्विलक के रूप में रहता है। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इनकी जब क्रिया करवाई जाती है किसी भी हाइड्राइड या हेलोजेंस के साथ, तो डाइमर के रूप में रहना पसंद करते हैं। जबकि कार्बन के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 के अंदर क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो कंप्लीट है ऑक्टेट। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो कहा गया है कि कार्बन के तो क्या है? 4 बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन जब किसी हाइड्राइड या हेलोजेंस के साथ क्रिया करेगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाने का मतलब हो गया कि 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 बॉन्ड है, 4 में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए, क्योंकि एक बॉन्ड में आपके कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 4 में कितने हो गए? 8, यानी कि यहाँ अष्टक नियम फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन भी ऑक्टेट कंप्लीट करता है, क्योंकि ये 3 ही बॉन्ड बनाता है। जो एक है 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पेयर के रूप में रह जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं तो इनकी साइज बढ़ती है। साइज बढ़ती है तो ये क्या बॉन्ड बनाने में कैपेबल होते हैं। जैसे फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, PCl5 का एग्जाम्पल है, तो वो 5 बॉन्ड बना सकता है, तो 5 बॉन्ड बनवाई, तो 5 में कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है? ऑक्टेट नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि अष्टक नियम का प्रसार हो जाता है। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अष्टक नियम का प्रसार होता जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये तो क्या करेंगे? ऑक्टेट नियम को फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे वाले स्पीसीज के हाइड्राइड हो, चाहे इनके हेलोजेंस के साथ क्रिया करवाने पर हो, या किसी भी एटम के साथ क्रिया करवाने पर कोई स्पीसीज बन रही है, तो उनमें अष्टक नियम को फॉलो नहीं करते हैं ये। ओके, तो अपने को पहले तो इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो देखना है। बोरोन फैमिली, चाहे बोरोन का लेना, चाहे आप गैलियम का लेना या एडिनियम का लेना, सभी में ही 3 ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं और 3 ही बॉन्ड बनाने वाले हैं। चाहे बोरोन भी 3 बना सकता है, एडिनियम भी 3 ही बना सकता है, यानी कि बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है। ओके, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहे हैं किसी की कि ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे अपन किसमें करते आ रहे थे, आपके जो भी एस ब्लॉक के मेटल्स थे उनके साथ अपन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगी, सबकी अलग अलग हो सकती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को देखकर नहीं बता सकते कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी होने वाली है। ओके, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल नहीं लगाएंगे अपन। उसमें था कि अपने पास की जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप है, वो फर्स्ट ग्रुप आपके 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था, इसीलिए उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 ही होती थी। और उसके NH2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता था, तो वहाँ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही वो रह पाता था। यहाँ क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीसीज आके जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे कि किस तरीके से होता है। फर्स्ट तो अपना ये देखते हैं। अब आपके जैसे कार्बन फैमिली में है, कार्बन फैमिली के अंदर बाह्यतम कक्ष के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। कार्बन में भी सेम रहेंगे तो आपके टीम में भी सेम ही रहेंगे। ओके, नाइट्रोजन में सेम है तो बिस्मिथ में भी 5 ही रहने वाले, 5 ही 5 है। ये हो सकता है कि यहाँ क्या हो सकता है, जैसे इनमें तो प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जितने कार्बन बॉन्ड बना रहा है वो भी इतने ही बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके मान लो कार्बन 4 बना रहा है, सिलिकॉन आपकी 6 बना सकता है, ऐसा तो होता ही नहीं है। कार्बन अगर 4 बना रहा है तो सिलिकॉन भी 4 ही बनाएगा। ओके, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
फ्लोरीन और नियोन से, क्योंकि यहाँ क्या होता है जैसे फॉस्फोरस 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के अंदर स्टेबल होता है, ये 5 बना सकता है, ये भी 5 बना सकता है, ये भी 5 बना सकता है और ये भी 5 बना सकता है। ओके, लेकिन किसमें सहसंयोजक यौगिकों के अंदर, इसमें भी ये होगा कि इसमें तो ये ऑक्सीजन 2 ही बना रहा था और इसमें ये 5 कितने बना लेंगे, 6 बना लेंगे, ये भी 6 बना लेंगे, ये भी 6 बना लेंगे और ये भी 6 बना लेंगे। ओके, तो यहाँ तो ये था कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा और ये आपके क्या कर सकते हैं, इनके बॉन्ड्स बन सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपने को पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज डिक्रीज होती है ड्यू टू जेड इफेक्ट के कारण, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज हो रही है तो वहाँ मान लो यहाँ जाते जाते साइज बहुत कम हो गई, साइज कम हो गई तो क्या होगा, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स या इतने एटम्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो अपने पास है कि यहाँ लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर तो क्या हो रहा था, साइज इंक्रीज हो रही थी। जब साइज इंक्रीज है तो लिगेंड्स आके लग सकते हैं, यानी कि उनसे बॉन्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से इसमें जो फ्लोरीन है, एक देखा आपने, कभी कभी तो बहुत सारे हो जाते हैं फ्लोरीन के भी, इनमें बन सकते हैं, आप जितने एटम्स के साथ क्रिया करोगे वो बन जाएंगे। इनमें क्या होगा, जितने हैं सेम रहेगा, यानी आज तक जितने भी रेडियो एक्टिव या इन्हें कहा जाता है नोबल गैसेस कहा जाता है। नोबल गैसेस के अंदर आपने देखा होगा कि आपको केवल इसके मॉलिक्यूल्स प्राप्त हुए हैं, यानी कि जेनोन के ही मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या हुआ कि ये जो अपन नोबल गैसेस को क्या बोलते हैं, अकेरिय गैसें भी बोलते हैं। अकेरिय गैसें का मतलब हो गया किसी से क्रिया नहीं करेगी, लेकिन जेनोन क्या होता है, क्रिया कर लेता है। किसके साथ करता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के वाले एलिमेंट के साथ ही करता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के साथ ही क्रिया करता है या एलिमेंट्स के साथ क्रिया करता है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता वाले तत्वों के साथ ही क्रिया करता है। तो कौन से है सबसे ज्यादा, तो अपने पास फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है, इन्हीं से भी ये क्रिया करेगा और इनके कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। ओके, अब बात आती है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, इनके बाह्यतम कक्ष का देखना, अपने को नहीं पता कुछ भी, है ना, केवल बाह्यतम कक्ष का याद रखना कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बोरोन का पता है तो बोरोन का लिख डालो, मिटा देती हूँ ऊपर वाले भी तो अभी। अब अपने को बोरोन का तो पता है, कार्बन का भी पता है, इनके ऊपर वाले पता है तो नीचे वाले अपने आप पता हो जाएंगे अपने को। जैसे बोरोन है 5 पे आता है 1s2 2s2 2p1, यानी कि ये हो गया इसके बाह्यतम कक्ष के या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें कितना हो जाएगा 2s2 2p2, ये हो गया। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 2s2 2p3, इसमें कितना हो जाएगा कार्बन में 2s2 ऑक्सीजन है 2p4, और इसमें कितना जाएगा फ्लोरीन में 2s2 2p4 हो गया 5, और ये हो गया 2s2 2p6 हो गए। अगर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन काउंट करने तो 2 और 3 हो गए, 2 2 4 हो गए, 3 2 5, 4 2 6, 5 2 7 और 6 2 8 हो गए बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स भी। इसी से निकाल, अगर अपने पास इसका 2s2 2p1 आया है तो एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, यानी कि अपने को क्या करना है, ये जो सब सेल है इनके वही चेंज कर देने हैं। यहाँ 2 है तो इसमें 3 हो जाएगा। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, यानी कि उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या होगा इसमें NS2 NP1, और इसमें क्या हो जाएगा NS2 NP2, इसमें क्या हो जाएगा NS2 NP3, और इसमें क्या हो जाएगा NS2 NP4, इसमें क्या हो जाएगा NS2 NP5, और इसमें क्या हो जाएगा NH2 NP6, ये हो गया। अब अपने पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का अपन कर सकते हैं, इसमें 2 था तो इसमें 3 कर दो, इसमें हो जाएगा 3h2 3p1, इसमें क्या हो जाएगा 4s2 4p1, इसमें क्या हो जाएगा 5p1
सॉरी 5s2 5p1 और इसमें क्या हो जाएगा 6s2 6p1। ओके, सेम इसमें करना है अपने को। इसमें कितने हो जाएंगे 3s2 3p2 4s2 4p2 6 4 हो गया 5s2 5p2 और यहाँ हो जाएगा 6s2 6p2 हो गया। सेम प्रोसेस इसमें करना है अपने को। यहाँ हो जाएगा 3s2 3p3 और यहाँ हो जाएगा 4s2 4p3 और यहाँ हो जाएगा 5s2 5p3 और यहाँ क्या हो जाएगा 6s2 6p3 हो गया इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेम प्रोसेस इसमें करना है। इसमें हो जाएगा 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4 6s2 6p4 हो गया। नेक्स्ट 2 के बाद में 3 हो गया क्लोरीन क्लोरीन हो गया। क्लोरीन थोड़ा नीचे लिख दीजिए। यहाँ हो जाएगा 3s2 3p5 4s2 4p5 5s2 5ps5 और यहाँ हो जाएगा 6s2 6p5। सेम इसमें करना है अपने को। 2s2 2p6 था तो ये हो जाएगा यहाँ 2s2 3s2 3p6 यहाँ हो जाएगा 4s2 4p6 और यहाँ हो जाएगा 5s2 5p6 ओके 6 ओके। इस तरीके से अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन इजीली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब अपने को पता है कि ये किस फैमिली का आइटम है। ओके, जैसे आर्सेनिक अपने को पता नहीं है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अब बस अपने को ये पता है कि नाइट्रोजन फैमिली का था। जब नाइट्रोजन फैमिली का था तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 का था तो अपन इजीली बना सकते हैं। ओके, तो ये अपने पास। अब अपने को देखना है कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा स्थायी होती है, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, वो अपने को देखना है। तो अपने पास है, अब स्टेबिलिटी किस तरीके से देखी जाती है, कॉन्फ़िगरेशंस की स्टेबिलिटी किस तरीके से देखते हैं वो देखेंगे अपन। पहले ये देखिए, स्टेबिलिटी में मिटा देती हूँ। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले इस इलेक्ट्रॉनिक की स्टेबिलिटी देखते हैं किस तरीके से देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी देखेंगे। स्टेबिलिटी देखने के लिए अपने को क्या चाहिए, या तो अपने पास क्या हो NS 0 हो NP 0, क्योंकि अपने को p ऑर्बिटल्स में p ब्लॉक में देखना है तो यही मानना होगा। या तो ये पूर्ण खाली हो, यानी कि कंप्लीट एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो, है ना, यानी कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो, या क्या हो कि हाफ फील्ड हो, है ना। हाफ फील्ड का मतलब हो गया जैसे NS2 है, ये तो मान लो कंप्लीट फील्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। NS की यहाँ क्या हो NP3 हो, हाफ फील्ड का मतलब हो गया p ब्लॉक है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं तो 3 अपने पास ये कि हाफ फील्ड ही, तो अगर 4 लगा देंगे तो हाफ फील्ड से ज़्यादा हो गया, है ना। और अगर एक कम कर देते हैं तो ये हाफ फील्ड से कम हो गया। तो होना क्या चाहिए, हाफ फील्ड का मतलब क्या हो गया कि ये डीजनरेट होने चाहिए। डीजनरेसी का मतलब क्या हो गया, डीजनरेट होनी चाहिए। सबसे पहले डीजनरेसी का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है
अगर किसी ऑर्बिटल्स की या जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान होती है उन्हें समरस कक्षक कहा जाता है या डीजनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। समरस कक्षक या डीजनरेट का मतलब कि सभी ऑर्बिटल्स जैसे डी ब्लॉक ले लो, पी ले लो या एस ले लो, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर है तो वो डीजनरेसी होगी। जैसे एस ब्लॉक का तो कोई झंझट ही नहीं है अपने पास, अगर खाली है तो भी डीजनरेट है क्योंकि एक ही है, एक है, किसी से कंपेयर किससे करेंगे, किसी से नहीं करेंगे, खाली है, खाली पूर्णतः खाली है, इसका कंपैरिजन किसी से भी नहीं किया जा सकता, ये तो वैसे भी डीजनरेट होगा। लेकिन अगर ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तब भी तो डीजनरेट है क्योंकि इसकी एनर्जी बराबर है, तो ये तब भी डीजनरेट है। अगर दो आ गए तब भी ये डीजनरेट ही है। तो यहाँ तो डीजनरेसी क्या है, यानी कि समरस कक्षक है कंप्लीट, चाहे S0 ले लो, चाहे S1 ले लो, चाहे S2 ले लो, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली कहाँ है, P के अंदर होने वाली। P है अपना, अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये दो ऑर्बिटल पूरा मान जाएंगी, यानी कि इनकी एनर्जी अलग हो जाएगी, इनकी एनर्जी अलग हो जाएगी, तो यहाँ डीजनरेसी नहीं है। और अगर दो इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें तो फिर से ये क्या हो गया, पूरा बन जाएगा एक, तो इसमें भी डीजनरेसी नहीं है, यानी कि यहाँ डीजनरेसी समाप्त हो चुकी है। लेकिन अगर जैसे ही तीन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तीनों ऑर्बिटल्स में बराबर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्या है, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी समरस कक्षक होते हैं। ओके, या तो कंप्लीट खाली कर दोगे तब कंप्लीट खाली है, किसी में भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तब भी वो डीजनरेट रहेगा, या इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे अपन, ये अब डीजनरेट हो जाएगा क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, डीजनरेट है। इसी तरीके से आपके क्या है, डी का भी मामला यही, डी में अगर अपन ने बराबर इलेक्ट्रॉन डाल दिए D5 तब तो ये डीजनरेट हो जाएगा, लेकिन जैसे D5 में भी क्या करवा दे, पेयरिंग करवा दे, तो ये क्या हो जाएगी, डीजनरेसी समाप्त हो जाएगी। ओके, तो ये अपने को देखना है डीजनरेट। लेकिन अगर आपके पास डीजनरेसी समाप्त कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बराबर बटे नहीं होंगे ऑर्बिटल्स में। लेकिन अगर डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं या समरस कक्षक होते हैं वो हमेशा स्टेबल होते हैं। ओके, या तो हाफ फील्ड होगा, यानी कि हाफ फील्ड में भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, वो आपके स्टेबल होंगे, या आपके पूर्ण भरित कक्षक यानी फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, वो आपके भरे होंगे। जैसे नाइट्रोजन में कितना था आपके 1s2 2s2 2p3 होता है, इसमें 3 है P के अंदर, तो ये क्या है, हाफ फील्ड है, तो मतलब ये इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके स्थायी होता है। ओके, पूर्ण भरित किसमें था, नियोन में, देखो नियोन में कितना था 1s2 2s2 2p6 था, ये पूर्ण भरित था। यहाँ पे डीजनरेसी क्या है, समान है, यानी कि डीजनरेसी ऑर्बिटल है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान होती है तो वो स्थायी होते हैं। ओके, तो ये जो दो विन्यास वाले आपके पास आए थे नाइट्रोजन फैमिली और जीरो फैमिली जिसे कहते हैं, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, स्थायी होता है क्यों, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड है, इसमें फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। ओके, थैंक यू।